बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मलिक मोहम्मद अमीन, शोबा तारीख़ की तरफ से हाज़िर हूँ। मैं फ़र्स्ट ईयर के तलबा जो तारीख़ इस्लाम पढ़ते हैं उनसे मुखातिब हूँ। मैं ये भी गुजारिश करता चलूँ कि अज़ीज़ तलबा, हम जिस सिलेबस को पढ़ रहे हैं क़ब्ल अज़ इस्लाम अरब की सूरत हाल से लेके बनु उमैया के ज़वाल तक तकरीबन यही पीरियड थर्ड ईयर की क्लास को भी पढ़ना पड़ता है अपने पहले साल में। इसलिए मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं इनसे काफ़ी हद तक थर्ड ईयर के तलबा जो हैं वो भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, हमने अपने साबका लेक्चर के अंदर अरबों की क़ब्ल अज़ इस्लाम मज़हबी और माशरती ज़िंदगी का जायज़ा लिया था। तो आज हमने क़ब्ल अज़ इस्लाम अरबों की सियासी और माशी हालत जो थी उसका इख्तिसार के साथ जायज़ा लेंगे, ताकि आगे चलकर जिस सिलेबस को हमने पढ़ना है, जिस खित्ता अरब से मुतल्लिक़ तारीख़ को हमने पढ़ना है, वो हमें वाज़े हो सके कि क्या सूरत हाल थी उस पूरे खित्ते अरब के अंदर। जहाँ तक मज़हबी और माशी हालत का क़ब्ल अज़ इस्लाम अरबों का ताल्लुक़ है, तो अज़ीज़ तलबा ये सियासी हालत का जो ताल्लुक़ है, तो ये मज़हबी और माशरती ज़िंदगी की तरह ये भी कोई बेहतर हालत नहीं थी, बल्कि सियासी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी एक नागुफ्ता बह ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगर हम अरबों की सियासी हालत का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि वो एक मुनक़सिम मुआशरा था जहाँ मरकज़ियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। पूरा मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार था और किसी भी जगह कोई दूर दूर तक हुकूमत नाम की या मरकज़ियत नाम की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती थी, बल्कि बदनज़मी और जहालत का दौर दौरा था। पूरा मुल्क अरब जो है ये मुख्तलिफ कबाइल में बटा हुआ था, जहाँ कबायली सरदार और कई एक खुद मुख्तार हुक्मरान जो थे वो अपने तौर पर मौजूद थे। हर कबीले का सरदार जो था वो शेख कहलाता था और तमाम कबाइल अपनी दाखिली आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और जज्बा हुर्रियत को हर हालत में जो थे वो बरकरार रखते थे। यही उनकी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का नस्ब-ओ-लैन था। कबायली ज़िंदगी के अंदर कुछ उनके असूल व ज़वाबित थे। मसलन जब कोई कबीला अपना सरदार मुंतखब करता तो वो ऐन जमहूरी असूलों के मुताबिक करता। नंबर एक तो ये कि जिसको अक्सरियत उस कबीले की पसंद करती वो कबीले का सरदार होता। फिर उसमें अरबों की कुछ खसूसियात, मसलन बतौर लीडर शुजाअत, बुर्दबारी, मेहमान नवाजी और फयाजी, ये चीज़ें जिसके अंदर मौजूद होती थीं वो ज़्यादातर उसी को अपने कबीले का सरदार बनाते। याद रहे कि ये जो सरदार होता था ये अमन के ज़माने में अपने कबीले का निगरान होता था, उनकी फलाह व बहबूद और उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करता, और जंग की सूरत में यही कबीले का सरदार उनका सिपह सालार जो था वो होता था। हर कबीला अपने कबीले को दूसरे कबीले से बेहतर और बरतर समझता था। कबायली तफाखुर, जज्बा इंतकाम और दूसरे कबाइल की ज़मीनी हदूद में मुदाखलत, भूख और अफलास, अरबों के दरमियान जो जंगें थीं, सबसे बड़ी यही चीज़ें उनकी वजूहात थीं। कसास लेना उनके मिजाज का हिस्सा था। अगर हम सियासी तौर पर अरब के इलाकों का जायज़ा लें तो ज़हूर कुदसी के वक़्त
हम अरब को सियासी तौर पर 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम कर सकते हैं। मतलब नंबर 1 जनूबी अरब, नंबर 2 वस्ती अरब और नंबर 3 शुमाली अरब। जनूबी अरब ये क़ब्ल इस्लाम जनूब मगरब में जो कहतानी कबाइल थे उनकी शाखें जनूब मगरबी इलाके के अंदर, अरब के अंदर ये फैली हुई थी। 6वीं सदी ईस्वी में जनूब अरब की अजीमुशान हुमैरी हुकूमत जो थी उसको हबशा के बादशाह ने शिकस्त देकर अपना तसल्लुत जमा लिया था और इब्राह को यमन का हाकिम बना दिया था। याद रहे कि इब्राह जो था ये ईसाइयत का हामी था और उसने कुरैश मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब से नाराज़ होकर खाना काबा को मुनहदम करने की कोशिश की और उसने उसके ऊपर लश्कर कशी की। इस वाक़या उसकी फ़ौज चूँकि हाथियों के ऊपर मुश्तमिल थी, इसलिए इस फ़ौज को या इस फ़ौज को इसहाब फ़ील जो है वो कहा जाता है। कुरान मजीद के अंदर सूरह फ़ील के अंदर इसका तफसील के साथ ज़िक्र है। इब्राह इस जंग में ना सिर्फ नाकामी से दोचार हुआ बल्कि उसकी पूरी की पूरी फ़ौज जो है वो नीस्त व नाबूद हो गई। ईरान के बादशाह कजकला उसके अहद में सासानियों ने यमन पर कब्ज़ा कर लिया और यूं तुलूए इस्लाम के वक्त यमन भी अपनी खुद मुख्तारी जो था वो खो चुका था और वो ईरानी हुकूमत का एक हिस्सा था। ये मैंने जनूबी अरब का जिक्र किया है। जहाँ तक शुमाली अरब का जिक्र है या तल्लुक़ है तो चंद कहतानी कबाइल जो थे उन्होंने अपने इलाके से हिजरत करके तर्क वतन करके वो शुमाली अरब में जाकर आबाद हो गए थे और बाद अज़ा उन्होंने इस इलाके में कई काबिल ज़िक्र हुकूमतें जो हैं वो उनकी बुनियाद डाली है और वो हुकूमतें तुलूए इस्लाम तक कायम रही हैं। यहाँ ये मौजू नहीं है जिसकी वजह से उस तफसील में नहीं जाया जा सकता। इनमें एक हुकूमत गस्सानी की थी। गस्सानी बादशाहों ने चूँकि ईसाई मज़हब जो था वो इख्तियार कर लिया था तो शुमाली अरब के अंदर जो ये एक हुकूमत थी गस्सानी और दूसरी हुकूमत लखमी हुकूमत थी जो शुमाल मशरकी अरब में कायम थी और जिसका पाया तख्त हैरा था। इसकी सरहदें इराक से मिलती थी। चुनांचे ये हुकूमत सासानियों के ज़ेरे असर होने और ज़ेरे इक़्तिदार होने के बाद बायस जो थे ये उनके तसल्लुत में आ गई थी। चूँकि सासानी और रूमी हुकूमतें एक दूसरे की हरीफ थीं इसलिए गस्सानी और लखमी फरमारवा यानी फरमारवाओं को जो बोला जाता था गस्सानी और लखमी ये आपस में अक्सर बेशतर बरसरे पैकार रहते। गोया तुलूए इस्लाम के वक्त ये इलाका भी एक इंतशार और लामरकज़ियत का शिकार था और यहाँ भी एक तरह से बदनज़मी का दौर दौरा था। मैंने वस्ती अरब का जहाँ तक तल्लुक़ है ये मैंने अभी जो जिक्र किया ये शुमाली अरब में था तो वस्ती अरब का जो जहाँ तक तल्लुक़ है ये इलाका तहज़ीब व तमद्दन और मरकज़ियत से यकसर नबल था, नावाकिफ़ था। इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा बेआब व गया था, सहरा था और अरब कबाइल के लिए ये कुदरती तहफ़्फ़ुज़ और मुहाफ़िज़ की हैसियत रखता था। वस्ती अरब का इलाका हिजाज और नजद के ऊपर मुश्तमिल था जिनकी आबादी मुख्तलिफ कबाइल में मुनक़सिम थी, बटी हुई थी। हिजाज में कबीला कुरैश की अक्सरियत थी, उनको बरतरी हासिल थी और खाना काबा के मतवली होने के नाते चूँकि उनको एक बड़ा मुकाम और इज़्ज़त और तकरीम हासिल थी तमाम कबाइल के ऊपर, इसी वजह से वो ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम अरब के अंदर जो थे वो समझे जाते थे। ये मैंने मुख्तसर
इन 3 इलाकों जनूबी अरब, वस्ती अरब और शुमाली अरब का मैंने इख्तिसार के साथ जिक्र किया है। हमने देखा है कि इन तमाम इलाकों के अंदर बल्कि पूरे अरब के अंदर किसी किस्म की कोई मरकजियत या हुकूमत नाम की चीज़ मौजूद नहीं थी। ला कानूनियत का दौरा था और जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून जो था यही लागू होता था, और जिसका जो ताकतवर होता वो जब जी चाहता उसका दूसरे कमज़ोर कबाइल के ऊपर गालिब आ जाते और लूट मार करना ये उनकी बहादुरी की अलामत समझा जाता था। ताहम मैं मक्का का जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ। मक्का के अंदर उस वक़्त भी एक सियासी निज़ाम मौजूद था, सिटी स्टेट ऑफ मक्का। तो मैं मुख्तसरन इसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। पूरे अरब में सदियों से कोई मुनज़्ज़म या बाकायदा हुकूमत नहीं थी और ना ही किसी हुक्मरान का तसव्वुर मौजूद था, लेकिन मक्का के अंदर एक सियासी निज़ाम मौजूद था और इसकी बुनियाद तकरीबन 440 ईस्वी के लगभग ये कुसा बिन कुलाब ने रखी थी। ये इंतहाई मुदब्बिर और ज़ैनो फ़तीन शख्स था और कबीला कुरैश की ये 5वीं पुश्त था। इसने ये छोटी सी रियासत शहरी ममलकत मक्का जिसकी बुनियाद रखी, इसने जमहूरी असूलों के ऊपर इस रियासत को, छोटी सी रियासत को कायम किया और बहुत से शोबे कायम किए। 5 बड़े शोबे काबिल ज़िक्र हैं जिनका मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। दारुल नदवा, ये कुसा ने बैतुल्लाह के शुमाल में अपने लिए एक वसी और अरीज़ घर बनाया जिसे दारुल नदवा बोला जाता था। कुरैश के तमाम मामलात तकरीबन यहीं पर बैठकर हल किए जाते थे। गोया एक तरह से ये सेक्रेटरीट था कुरैश के लिए, और इसके लिए जो इस अजलास के अंदर या इस मीटिंग के अंदर जो शामिल होता था उसके लिए लाजम था कि उसकी उम्र जो है वो 40 साल से ज़्यादा हो। अलबत्ता कुसा के बेटे जो थे उनके ऊपर उम्र की शर्त जो थी वो लागू नहीं होती थी। दूसरा शोबा उसने जो कायम किया वो था लवा। ये एक जंगी शोबा था। जब भी किसी दूसरे कबीले या इलाके के साथ जंग की नौबत आती तो उस जंग के मौका के ऊपर अलम गाड़ दिया जाता, झंडा जो था, और तमाम कुरैश मुसल्लह होकर उस झंडे के नीचे जो थे वो जमा हो जाते थे। आम तौर पर कुसा बिन कुलाब खुद उस लश्कर की क़यादत करता, ताहम बाज़ औक़ात वो इस क़यादत को अपने बेटों के सुपुर्द भी कर दिया करता था। तीसरा शोबा था अल हजाबा। इसका ताल्लुक, इस शोबा का ताल्लुक खाना काबा की पासबानी से था। कुलीद काबा कुसा के पास होती थी और बैतुल्लाह का दरवाज़ा सिर्फ उसी की इजाज़त से खुलता था। बैतुल्लाह की तामीर व मरम्मत, तज़ीन व आराइश, नज़्म व ज़ब्त, सफाई, निगरानी, ये तमाम अमूर जो थे ये इसी शोबा के ज़ेर थे और इनसे तल्लुक़ रखते थे। चौथा शोबा जो उसने कायम किया वो था अल सकाया। ये कुसा ने हाजियों को जो साल में एक मरतबा हज की गरज से खाना काबा आया करते थे दूर दराज के इलाकों से, तो उनको सहूलतें देने के लिए ये उसने अल सकाया का शोबा कायम किया। चूँकि हज़ारों की तादाद में लोग मक्का के अंदर जमा होते और बहुत दूर दराज के इलाकों से आते थे, उनकी बाकायदा इससे कबल उनके लिए पानी और रहायश का कोई मुनज़्ज़म इंतज़ाम मौजूद नहीं था। कुसा ने
कुरैश की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि हज्जाज जो है ये दूर दराज से हमारे पास आते हैं, इतना लंबा सफ़र करके वो हरम की ज़ियारत के लिए यहाँ आते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए यहाँ पर सहूलतें जो हैं उनको उसका इंतज़ाम करें और उनकी बेहतर अंदाज में मेज़बानी जो है ये हमारा फ़र्ज़ है। तो उसकी तहरीक पर जो कुरैश थे उन्होंने सालाना एक रकम मुख्तस कर दी जो हाजियों को खाना खिलाने के ऊपर सर्व की जाती थी। ना सिर्फ हाजी बल्कि उनके साथ जो जानवर, घोड़े, ऊँट उस दौर में चूँकि ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर सफ़र करके आते थे, तो उनके पानी के लिए हौज़ जो थे वो भी बनाए गए थे। पांचवा शोबा अर-रफादा। अर-रफादा जो था, हाजियों को खाना खिलाने के अलावा कुसा ने ये जो शोबा कायम किया, इसका मकसद ये था कि जो नादार और गरीब हज्जाज कराम वहाँ पर आते हैं उनकी माली मदद भी की जाए। यानी ऐसे बेशुमार हज्जाज कराम वहाँ पर आते थे कि जिनको माली सपोर्ट की ज़रूरत होती थी वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। तो अर-रिफादा का शोबा इसी मकसद के लिए उसने बनाया कि उन हज्जाज कराम को जिनको माली सपोर्ट की ज़रूरत होती थी वो इस शोबा के ज़िम्मे था और उनकी बाकायदा तौर पर जो है वो माली सपोर्ट की जाती। कुरैश ने इसके लिए बाकायदा तौर पर, कुरैश जो थे वो इसके लिए चंदा देते थे। तो इस सारे निज़ाम को मैंने बड़े मुख्तसरन चाहे शोबों का जिक्र किया है। कुसा बिन कुलाब की इस सिटी स्टेट ऑफ मक्का का अहम तरीन जो शोबे थे, तो इस सारे निज़ाम को चलाने के लिए एक 10 रुकनी कमेटी थी जो चलाती थी और वो 10 रुकनी जो कमेटी थी उसमें ना तो कोई सदर, ना कोई सेक्रेटरी, ना कोई इस तरह के ओहदे होते, तमाम की हैसियत बराबर थी। हाँ, अलबत्ता जो अरबों की खसूसियात हैं, मसलन फ़याज़ी, सखावत, सिला रहमी, अक्ल व दानिश और मामला फहमी, इन मामलात में अगर कोई बेहतर शख्स उनमें अंदर उस कमेटी के अंदर मौजूद होता तो उसकी राय को मुकद्दम समझा जाता था। अज़ीज़ तलबा, मैंने मुख्तसरन क़ब्ल अल-इस्लाम अरबों की सियासी हालत का जायज़ा पेश किया है। जहाँ तक इक़्तिसादी या माशी हालत की सूरत हाल है तो ये भी कोई बेहतर नहीं थी। एक तो ये कि हमने अपना साबिका लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि अरब का चूँकि बेशतर हिस्सा बेआब हो गया, सहरा बंजर इलाका था, तो फिर कुदरती तौर पर वहाँ के जो बाशिंदे थे उनकी इक़्तिसादी हालत को बहुत अच्छी नहीं थी। फिर उनके दरमियान बाहमी खाना जंगी, बदनज़मी, अफरा तफरी, लूट मार और वो माशरती बुराइयाँ जिनका इससे कबल हम साबिक़ा लेक्चर के अंदर जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने भी इनको इस हालत तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। चूँकि अरब के अंदर बिदवी जो थे वो अक्सरियत में थे, खाना बदोश, वो अपने ठिकाने चूँकि बदलते रहते थे, किसी एक जगह मुस्तकिल तौर पर नहीं ठहरते थे या रहज पजीर नहीं थे, अक्सरियत उनकी थी। तजारती काफिलों को लूटना, एक दूसरे के ऊपर ताकत के बलबूते के ऊपर गालिब आना, चोरी, ये सारे उनके पसंदीदा मशगले थे और इसी के बायस ही वो गुर्बत और अफलास का शिकार थे। जो बिदवी लोग थे वो ज़्यादातर जानवर पालते, ऊँट, घोड़ा, भेड़, बकरी, ये पालकर अपना गुजारा करते थे। इससे कबल भी मैंने लेक्चर में दूसरे शोबा का जिक्र किया था और वो हज़री लोगों का, जो शहरी लोग थे जो मुस्तकिल ठिकाने बनाकर शहरों के अंदर आबाद थे, ज़्यादातर तजारत करते थे और खेती बाड़ी भी करते थे। ये कदरे मुआशी तौर पर बेहतर लोग थे, मुआशी हालत इनकी बेहतर थी। तो ये बड़े बड़े रऊसा जो थे, ये मक्का और ताइफ के जो बेहतर इलाके थे, बेहतर शहर थे, वहाँ पर ये आबाद थे और
इस तरीके से ये सारा दारोमदार इनका जो मीशत का है ये अपने कारोबार के ऊपर था, सूद के ऊपर था। तो ये मुख्तसरन मैंने मुआशी हालत का भी जिक्र किया है। दीगर तमाम की तरह यानी मजहबी, मुआशरती, सियासी हालत की तरह मुआशी हालत भी जो कोई अच्छी नहीं थी, बल्कि इंतहाई बुरी हालत थी, सिवाय एक मुख्तसर से तबके के जिनको हजरी लोग कहते हैं, और वो तजारती कारोबार या सूदी कारोबार या खेती बाड़ी का कारोबार जो करते थे। तो इसके अलावा अरब की मुआशी हालत भी बहुत बुरी थी। अज़ीज़ तलबा, मुख्तसरन मैंने पहले चैप्टर को अपने इन 2 लेक्चर्स के अंदर क्लोज करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने जैसा कि इब्तिदा में भी जिक्र किया है कि मेरे इन लेक्चर से ना सिर्फ फर्स्ट ईयर बल्कि थर्ड ईयर के वो तलबा जो तारीख़ इस्लाम पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बड़े वो तो तमाम तलबा भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि उनका भी सिलेबस कमो बेश यही पीरियड होता है पहले साल के लिए। तो वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करें। तो आज के लेक्चर के बाद हमने यूँ समझे कि ना सिर्फ एक चैप्टर जो है अपना मुकम्मल किया है, बल्कि ये अगर मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन जो अमूमन एग्ज़ाम में आता है उसको भी मुकम्मल किया है, तो ये गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।